हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो अभी तक हमने देखा है, जब हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं या जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ एक सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की है। वो क्या पढ़ा है ज़रा देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा है सॉल्ट यानी कि लवण। जो लवण होते हैं उनके प्रकार पढ़े। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट या कि जो लवण के प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट यानी कि सामान्य लवण। सामान्य लवण किसको बोला गया है? ऐसे सॉल्ट, ऐसे लवण जिनको एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद, जलीय विलयन बनाने के बाद सिर्फ एक ही प्रकार का केटाइन और एक ही प्रकार का एनायन हमको मिलता हो। जैसे कि सिंपल सॉल्ट का एक एग्जांपल लिखे हम NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, क्या मिलेगा? Na+ और दूसरा आयन Cl-। ये तो हुआ सामान्य लवण। दूसरा होता है योगात्मक लवण, एडिशनल सॉल्ट। एडिशनल सॉल्ट हम किसको बोल रहे हैं? जब दो सिंपल सॉल्ट या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, एक निश्चित रेशो में, एक निश्चित अनुपात में वो कंबाइन हो जाते हैं, तो योगात्मक लवण बनते हैं। इन योगात्मक लवण को इनके जलीय विलयन में कैसा व्यवहार है उसके आधार पर दो भागों में विभक्त किया है। पहला है द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट। तो योगात्मक में डबल सॉल्ट, द्विक लवण। द्विक लवण के हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कार्नेलाइट। क्या फॉर्मूला है कार्नेलाइट का बताएं जरा। अरे कल रिवाइज किया होगा, KCl.MgCl2.6H2O। ये है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला है दो सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है, दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। ये है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की क्या पहचान है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जलीय विलयन में जो द्विक लवण होते हैं वो जलीय विलयन में अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। सारे आयन वो दे देते हैं, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। 100% आयनाइजेशन हमको मिलता है और सभी आयन अपना टेस्ट देते हैं। जैसे जो हमने सॉल्ट लिखा है कार्नेलाइट, इस कार्नेलाइट को अगर हम जलीय विलयन में डालते हैं, वाटर में इसको मिक्स करते हैं, तो हमको जो आयन मिलेंगे क्या मिलेगा? K+ और एक मिलेगा आपको Cl- और एक मिलेगा Mg+2 और यहाँ से भी Cl- आयनाइज होगा। तो Cl- एक यहाँ से मिल रहा है KCl से, दो Cl- मिल रहा है हमको MgCl2 से, तो टोटल कितने Cl- हो गए? 3 Cl-। ये आयन हमको मिलेंगे और ये आयन अपना टेस्ट भी देंगे। ये होता है डबल सॉल्ट यानी कि योगात्मक लवण का पहला भाग हमने पढ़ा, वो है द्विक लवण डबल सॉल्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम किसको बोल रहे हैं? क्या मीनिंग है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का? संकुल यौगिक का, संकुल लवण का। दो या दो से ज्यादा लवण से मिलकर वो भी बनेंगे, लेकिन वो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमने लिखा है, संकुल यौगिक हमने यहाँ पर लिखा है। इसको अगर हम आयनित कर रहे हैं, इस कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, तो क्या क्या आयनाइज होगा या कौन कौन से आयन हमको मिलेंगे? इस बॉक्स के बाहर जो आयन है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं, इस डिब्बे के बाहर जो भी आयन है वो आयनित हो जाएगा। यानी कि एक तो मिलेगा हमको K+, क्या मिलेगा? K+। कितने पोटेशियम में? 4, तो 4 हमको मिलेंगे K+। तो एक पोटेशियम पर +1 चार्ज, तो 4 पोटेशियम पर +4, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल धनावेश कितना हो गया? +4। तो इस पूरे बॉक्स के ऊपर, ये जो बॉक्स है इस पर कितना आ जाएगा चार्ज? -4। इस तरह से ये आयनित हो जाएगा और ये एज इट इज हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो 100% आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं समन्वय परिसर। इसके बाहर जो लिखा है वो आयनित हो जाता है। हमको इस चैप्टर में इन्हीं कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स कि ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये साइनाइड इस Fe के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या कोई यहाँ पर संकरण है, क्या ये समावयवता प्रदर्शित करेगा, ये सब हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। एक तो ये तो हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लवण के प्रकार। इसके बाद हमने देखा था टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म हमने यूज की थी। जरा देखें वो टर्म क्या है एक बार फिर से।
जैसे हमने वापस से हम कोई एग्जांपल लिखते हैं के 4 FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का ये तरीका होता है। इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसके बाहर जो लिखा होता है इसको बोला जाता है काउंटर आयन, सिंपल आयन। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल आयन, यानी कि आयनर्जी होगा। इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसी को बोलते हैं हम समन्वय परिसर। और इससे पहला वाला है आयनन परिसर, जो आयनित होगा। ये जो समन्वय परिसर है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो तरह की स्पीसीज होती है। इस बॉक्स के अंदर दो तरह की स्पीसीज, एक तो होता है सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु यहां पर कौन है? Fe। तो आयरन तो हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। अगर चार्ज है तो आयन बोलेंगे, चार्ज नहीं है तो परमाणु बोल देंगे। इसके अलावा ये जो बॉक्स के अंदर इस सेंट्रल मेटल आयन के अलावा जो बचा है ये पार्ट, ये जो साइनाइड, ये यहाँ पर है लिगैंड। क्या है ये? लिगैंड। लिगैंड क्या होते हैं? लिगैंड होते हैं एलपी डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है किसको? सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु आयन को। तो ये साइनाइड क्या कर रहा है? अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको? Fe को। अब बताओ जरा, एक स्पीसीज एलपी डोनेट कर रही है, लोन पेयर दे रही है, और एक स्पीसीज को ग्रहण कर रही है, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए इन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। ये तो बात हुई टर्म की। दूसरी एक और बात देखें जरा, अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं तो पोटेशियम पर +1, और ये 4 पोटेशियम है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? +4। तो इस पूरे बॉक्स पर कितना चार्ज होगा? -4। तो इस बॉक्स के ऊपर जो चार्ज आया है ये कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है, संकुल आयन का आवेश है। किसका आवेश है ये? संकुल आयन का आवेश। ये इस Fe का आवेश नहीं है, ये इस साइनाइड का आवेश नहीं है, इस पूरे का आवेश है। यानी कि इस Fe का चार्ज और साइनाइड के चार्ज का जो बीज गणितीय योग है, एल्जेब्रिक सम जो आया, वो है। यानी कि इनके आवेश को प्लस माइनस करने के बाद जो बचा है, और वो सेटिस्फाई होगा यहाँ से। जितना प्लस है उतना माइनस होना ही है। हम जानते हैं कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई उदासीन यौगिक है, तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस बॉक्स के ऊपर जो चार्ज लिखा जाता है, ध्यान रखें, ये होता है कॉम्प्लेक्स का चार्ज। ये मेटल का चार्ज नहीं, ये लिगेंड का चार्ज नहीं है, केवल ये मेटल और लिगेंड के चार्ज का सम जो है वो लिखा हमने। आगे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी और देखते हैं। तो इतना हमने पिछले लेक्चर तक पढ़ लिया है, बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी अभी तक। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे लिगेंड का वर्गीकरण। तो लिगेंड के वर्गीकरण में हमने लिगेंड को कई प्रकार से विभक्त किया, जैसे आवेश के आधार पर, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। धनावेशित लिगेंड होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, कुछ उदासीन लिगेंड होते हैं। जैसे ऋणावेशित लिगेंड का कोई एग्जाम्पल बताओ जरा। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, सल्फेटो, ये सब क्या है? ऋणावेशित लिगेंड है। धनावेशित लिगेंड भी होते हैं, लेकिन धनावेशित लिगेंड की संख्या कम है और कुछ ही उसमें से यूज आते हैं। और उसमें भी जो यूज आता है हमारे सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो है NO+, नाइट्रोसोनियम, या उसी का नाम है नाइट्रोसीलियम। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड के भी कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन 3 एग्जांपल आपको मिलेंगे। एक तो CO, CO का क्या नाम होता है? CO का नाम होता है कार्बोनाइल। क्या नाम होता है CO का? कार्बोनाइल, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। जब एज ए लिगेंड एक्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनाइल। उसके बाद एक होता है NH3, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। क्या नाम होता है? एमीन, AMM, ध्यान रखें इसमें डबल M आता है, एमीन इसको कहा जाता है। इसी तरह से H2O, और H2O जो होता है ये है एक्वा। क्या बोलते हैं इसको? एक्वा। तो ये कुछ उदासीन लिगेंड हमारे पास हैं। इस तरह से लिगेंड का हमने वर्गीकरण किया। फिर दूसरा वर्गीकरण था दंतुकता के आधार पर। दंतुकता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, कितने लोन पेयर वो दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर रहा है, वो उसकी दंतुकता है। जैसे अमोनिया एक लोन पेयर दाता यौगिक है तो हम बोलेंगे अमोनिया मोनोडेंटेड, एक दंतुक लिगेंड है। इस तरह से जो 2 लोन पेयर दे सकता है वो द्विदंतुक लिगेंड है।
इसी तरह से जो 2 से ज़्यादा दे सकता है उसको हमने बोला बहुदंतुक लिगेंड। और बहुदंतुक लिगेंड में भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। ये ध्यान रखें, जितने भी हम लिगेंड के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, जितने हमने लिखे हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज, या यूँ बोलते हैं आपको ये लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। उनका आवेश याद होना चाहिए कि उन पर क्या आवेश होता है। आपको पता होना चाहिए उनको शॉर्ट में अगर कोई नाम लिखा जाता है, जैसे मैं एक लिखूँ आपको यहाँ बताएं, जैसे कि हम लेते हैं EN। क्या बता सकते हैं आप ये EN जो लिखा गया है इसका क्या नेम है, इसका आवेश कितना है? ये है इथाइलिन डाइअमीन। क्या नाम है इसका? इथाइलिन डाइअमीन। और आवेश कितना है इसके ऊपर? पॉजिटिव या नेगेटिव? 0, यानी कि ये एक उदासीन लिगेंड है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए लिगेंड के लिए। उसी में दंतुकता के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं, उसी में नेक्स्ट एक आता है परिवर्तनशील दंतुक लिगेंड। परिवर्तनशील दंतुक क्या है? ये कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो अपनी दंतुकता को बदल लेते हैं, अपनी दंतुकता को चेंज कर लेते हैं, डेंटिसिटी को चेंज कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हमने, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, एसीटेट। सामान्यतया ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं, ये जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ये सामान्यतया एक दंतुक लिगेंड है। कैसे हैं ये? मोनोडेंटेड लिगेंड। यानी कि सामान्यतया जनरली जब भी ये कंपाउंड में आएंगे, जब भी किसी संकुल यौगिक में ये होंगे, आपको इनको एक दंतुक लिगेंड मानते हुए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या जो भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन कभी कभी ये लिगेंड द्विदंतुक की तरह भी कार्य कर सकते हैं। है तो मोनोडेंटेड, लेकिन कभी कभी क्या बन सकते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात सुनना जरा। यहाँ पर हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं कोबाल्ट के, CONH3 5SO4 फिर ब्रैकेट क्लोज Cl। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रैकेट CONH3 4SO4 Cl। ये 2 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं कोबाल्ट के। सबसे पहले तो जरा इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, ऑक्सीकरण अंक कैसे फाइंड करना है जरा देखें। कोबाल्ट का फाइंड करना है तो इसको आपने लिख दिया +X। अमोनिया का चार्ज आपको पता होना चाहिए जो कि होता है 0। सल्फेट का चार्ज आपको पता होना चाहिए। कहाँ मैंने? लिगेंड का आवेश आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखते समय जब फॉर्मूला गिवन होता है तो उस पर आवेश नहीं लिखा होता है। आपको पता है सल्फेट पर चार्ज होता है -2, Cl पर चार्ज कितना होता है? -1। सभी का चार्ज, जितनी भी स्पीसीज लिखी है, सभी का आवेश लिख करके इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी +3। x +3 यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट कौन सी स्टेट में है? +3 स्टेट में है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण कितना हो गया? +3। अब कोबाल्ट का अगर ऑक्सीकरण +3 है तो इसका जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 6 होती है। अभी याद रखेंगे, अभी आगे आ जाएगा कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। कोबाल्ट अगर +3 स्टेट में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। या यूं बोल दूं मैं कि कोबाल्ट अगर +3 स्टेट में कोई संकुल यौगिक बना रहा है तो उसको 6 लोन पेयर चाहिए। कितने लोन पेयर चाहिए? 6 लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा। 6 लोन पेयर कोई देने वाला लिगेंड होना चाहिए। कोबाल्ट +3 में उसका समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। तो अब देखो जरा, इसको 6 लोन पेयर चाहिए तो लोन पेयर कौन देगा? लिगेंड। अब बताओ मुझे जरा, अमोनिया कितने लोन पेयर दे सकता है? अमोनिया मोनोडेंटेड, एक दंतुक लिगेंड होता है, यानी कि एक अमोनिया से हमको सिर्फ एक ही लोन पेयर मिल सकता है। तो और अमोनिया कितने? 5, तो 5 लोन पेयर बाय अमोनिया, यानी कि अमोनिया कितने दे रहा है यहाँ पर? 5। एक अमोनिया 5 अमोनिया तो 5 लोन पेयर दे दिए, लेकिन लोन पेयर तो 6 चाहिए, तो लिगेंड और भी है सल्फेट। अब मुझे बताओ, कोबाल्ट को चाहिए 6 लोन पेयर, 5 दे दिए अमोनिया ने, तो बता सकते हो सल्फेट SO4 -2 कितने लोन पेयर दे रहा होगा? 1 लोन पेयर कौन दे रहा है? सल्फेट। इस तरह से टोटल 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है कोबाल्ट। सिंपल सी बात है, एक कंपाउंड आपके पास था, आपने उसका ऑक्सीकरणक निकाला, ऑक्सीकरणक आया +3 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, समन्वय संख्या 6 लोन पेयर चाहिए, लोन पेयर देते हैं लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर है अमोनिया और सल्फेट। अमोनिया होता है मोनोडेंटेड, उसके पास होता है 1 लोन पेयर है, 1 ही लोन पेयर उसने दे दिया, तो 1 अमोनिया से 1 लोन पेयर, 5 अमोनिया से 5 लोन पेयर, तो 5 लोन पेयर तो मिल गए अमोनिया से, तो फिर सल्फेट से कितने मिलेंगे? 1 लोन पेयर। और होता भी जनरली सामान्यतः ये होता ही क्या है? मोनोडेंटेड एक दंतुक लिगेंड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा है उसको देखें आप। सेकंड एग्जाम्पल है CONH3 4SO4। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है
इसमें अगर मैं कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालता हूं तो वापस से सेम वही +3 आएगा। आप निकाल के देंगे, कोबाल्ट यहाँ पर +3 स्टेट में, +3 में है तो जो कोबाल्ट की समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6, यानी कि 6 लोन पेयर चाहिए। अब लोन पेयर मिलेंगे लिगेंड से। लिगेंड जरा देखें, आप चेक करो। अमोनिया, अमोनिया होता है मोनोडेंटेड, एक दंतुक लिगेंड, तो एक अमोनिया तो एक ही लोन पेयर दे सकता है, तो अमोनिया ने अपना एक लोन पेयर दिया। लेकिन अमोनिया कितने यहाँ पर 4, तो 4 अमोनिया हैं, तो 4 लोन पेयर तो हमको कहाँ से मिल जाएंगे, बाय अमोनिया NH3। लेकिन लोन पेयर चाहिए हमको 6 लोन पेयर, लेकिन इसने तो 4 ही दिए हैं, तो फिर 2 लोन पेयर कौन देगा, सल्फेट, तो 2Lp बाय सल्फेट SO4-2। इस तरह से इस पहले वाले एग्जाम्पल में सल्फेट आए, ध्यान रखें, पहले वाले एग्जाम्पल में जो सल्फेट यहाँ लिगेंड है ये एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी कि पहले वाले एग्जाम्पल में सल्फेट आयन, सल्फेट लिगेंड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक दंतुक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, मोनोडेंटेड की तरह, क्योंकि एक लोन पेयर दे रहा है। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में सल्फेट कितने लोन पेयर दे रहा है, 2 लोन पेयर। अगर 2 लोन पेयर दे रहा है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस उदाहरण में सल्फेट बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, द्विदंतुक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखें, ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर अपनी दंतुकता को बदल लेते हैं। लेकिन दंतुकता बदलने के लिए उसके बाद लोन पेयर होना भी चाहिए। अमोनिया कभी भी बाइडेंटेड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि लोन पेयर ही एक ही होता है। हाँ, 2 लोन पेयर होने चाहिए। तो सल्फेट के पास 2 लोन पेयर है, 2 ऑक्सीजन उसके बाद जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो उस समय वो बन जाता है कभी कभी। लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी ये द्विदंतों की तरह एक्ट करेगा मजबूरी में, जैसे यहाँ पर 6 लोन पेयर चाहिए थे, वरना ये क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अभी तक हमने पढ़ा दंतुकता के आधार पर हम बात कर रहे थे लिगेंड का वर्गीकरण। उसी में लिगेंड के वर्गीकरण को में ही आगे आता है हमारा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने और दान करने की प्रकृति के हिसाब से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी ग्रहण कर रहा है या दान करने की जो प्रकृति है, उसके आधार पर भी लिगेंड को वर्गीकृत किया जाता है। अब जरा समझे कि क्या हम बात करना चाह रहे हैं। लिगेंड का वर्गीकरण वापस से आप जरा सुने। पहला तो था आवेश के आधार पर, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, ये तो हुआ आवेश के आधार पर। फिर दूसरा पढ़ा में दंतुकता के आधार पर, एक लोन पेयर देने वाला मोनोडेंटेड एक दंतुक, 2 लोन पेयर देने वाला द्विदंतुक, 3 लोन पेयर देने वाला त्रिदंतुक, या 3 से ज्यादा दे रहा है, या 3 से ज्यादा दे रहा है तो बहुदंतुक लिगेंड हम उसको बोलते हैं। कुछ लिगेंड अपनी दंतुकता को परिवर्तित कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील दंतुक लिगेंड। उसके बाद एक दूसरा आधार हमने लिया है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और दान करने की प्रवृत्ति के आधार पर। जरा सबसे पहले तो मुझे बताएं, लिगेंड हम बोलते किसको है? लिगेंड बोला जाता है उनको जो अपना लोन पे डोनेट करते हैं, ठीक है। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं, कुछ लिगेंड कैसे होते हैं, कोई एक लिगेंड का मतलब लोन पेयर देने वाला, लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं जो लोन पेयर देते तो हैं, लोन पेयर डोनेट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उस धातु परमाणु से वापस भी लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। तो इनको 2 भागों में हमने व्यक्त किया है। पहला है क्लासिकल लिगेंड। जरा समझें, क्लासिकल लिगेंड का मतलब जो लिगेंड का काम करे, जो आपको समझ में आ रहा है लिगेंड वही काम कर रहा है, उसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अमोनिया, H2O, F नेगेटिव, ये लिया मैंने कोई मेटल आयन, देखो जरा मेटल आयन है, इसमें कोई हमने लिया अमोनिया NH3, NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसंश्लेषक बंध। बताओ जरा, ये जो उपसंश्लेषक बंध है ये सिग्मा बंध है या पाई बंध है? कौन सा बंध होगा? पहला बंध है। अब लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बंध है? सिग्मा। इस तरह से इन लिगेंड्स ने जनरली होते ही इस तरह के लिगेंड है, इन्होंने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया, सिर्फ ये काम किया। इसको बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ये हमने लिखे हैं। दूसरा टाइप जरा देखें, तो पहला तो क्या हो गया, वापस सुने, क्लासिकल लिगेंड ऐसे लिगेंड जो सिग्मा उपसंयोजक बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लोन पेयर प्रदान करता है। दूसरा टाइप जरा देखें इसमें, वो है नॉन क्लासिकल लिगेंड। अभी नॉन क्लासिकल लिगेंड जरा समझें यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं।
एक तो हुआ क्लासिकल यानी कि जो लोन पेयर दे रहा है सिर्फ, एक होता है नॉन क्लासिकल जो लोन पेयर देता तो है लेकिन धातु से वापस भी ग्रहण कर सकता है। जैसे ये है मेटल आयन, समझे जना पहले मेटल आयन, कोई भी डी ब्लॉक का धातु आयन है और एक लिगेंड है, हमने लिया है ये लिगेंड है कोई भी, इस लिगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लिगेंड ने अपना लोन पेयर धातु आयन के रिक्त कक्षक में दिया, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा उपसंयोजक बंध। ऐसा तो सभी करते हैं, सारे लिगेंड ऐसे ही करते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। लेकिन ये जो लिगेंड है अगर इसके पास लोन पेयर के साथ साथ रिक्त कक्षक भी हो, लोन पेयर तो होगा ही सही, अगर लोन पेयर ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं होगा तो फिर लिगेंड किस बात का, लिगेंड है मतलब कुछ ना कुछ डोनेट करने के लिए होना चाहिए। जैसा हमने कल पढ़ा था, हमने एक लेक्चर में पढ़ा कि अमोनियम आयन लिगेंड नहीं हो सकता, अमोनियम आयन लिगेंड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, लोन पेयर ही नहीं है। तो लिगेंड होने के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर तो हो, तो अमोनियम जो है वो लिगेंड नहीं बन सकता। चलिए हम वापस यहाँ आते हैं। इस लिगेंड ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया, मेटल आयन को सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। लेकिन अगर इस लिगेंड के पास खाली कक्षक हों और इस मेटल जो धातु आयन है, इस धातु आयन के पास लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो ये धातु आयन क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस उस लिगेंड के रिक्त कक्षक में दे देता है और एक और बॉन्ड बन जाता है ये वाला। अब मुझे एक बात बताना जरा, पहले ये जो मेटल और इस लिगेंड के बीच में जो पहला बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा या पाई, सिग्मा क्योंकि पहला बॉन्ड है। लेकिन बाद में जो मेटल ने वापस इलेक्ट्रॉन दिए इधर, ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बना के लोन पेयर देते हैं और पाई बॉन्ड बना के वापस भी ले लेते हैं, ऐसे भी लिगेंड। और आपको पता है इसी बात को, जब लोन पेयर या एक तरफ से बॉन्ड बन रहा हो वापस से एक बॉन्ड बन जाए, बैक डोनेशन हो जाए, इसी को पश्च आबंधन कहा जाता है, बैक बॉन्डिंग। एक तरह से ये बैक बॉन्डिंग ही है, यानी कि कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो क्या कर लेते हैं, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। और इसी बैक बॉन्डिंग को, इसी पश्च आबंधन को यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। यानी कि कुछ अब दो तरह के आपके पास लिगेंड हो गए, कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो केवल लोन पेयर डोनेट करते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो लोन पेयर डोनेट भी करते हैं, वापस एक्सेप्ट भी करते हैं। लोन पेयर देना और वापस से ले लेना, इसी को बोला, दोनों को मिला के बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाती है, फिर इससे कई सारे इफेक्ट होते हैं, कंपाउंड में स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व कम ज़्यादा, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं कि क्या इफेक्ट इसका हो सकता है। जरा वापस इसको देखना, देखो जरा, लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में लोन पेयर प्रदान करते हैं, लोन पेयर देते हैं, और उसी समय साइमल्टेनियसली उसी समय ये लिगेंड क्या कर रहे हैं, अपने रिक्त जो कक्षक हैं, अब ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनके पास जो लिगेंड, इनके पास कौन से कक्षक रिक्त हैं, या तो होगा पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सुना आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो तरह के आणविक कक्षक बनते हैं, बंधी आणविक कक्षक और एक विपरीत बंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनता है बीएमओ, एबीएमओ। तो ये जो लिगेंड है इनके पास कौन सा खाली कक्षक होता है, एबीएमओ खाली कक्षक होता है, एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, या फिर खाली क्या होना चाहिए, डी कक्षक होना चाहिए। क्योंकि अगर वापस से मेटल से, धातु से अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो खाली कक्षक तो होना ही चाहिए। तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं इनको बोलते हैं पाई ग्राही लिगेंड। अब देखो जरा, इसको पाई ग्राही क्यों बोला जा रहा है इन लिगेंड्स को। पहले तो लिगेंड ने सिग्मा बॉन्ड बना के मेटल धातु आयन को अपना लिगेंड लोन पेयर दिया, उसी समय धातु आयन की इलेक्ट्रॉन को वापस से भी ग्रहण किया। तो जब धातु आयन से वापस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा बॉन्ड बना था, वो था पाई बॉन्ड। और अगर वो पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड बना के वापस से ग्रहण किया, इसलिए इनको पाई ग्राही लिगेंड भी कहा जाता है। अब एक और बात बताना जरा, जो लोन पेयर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस, लुईस बेस। जो लोन पेयर देने वाले और लोन पेयर ग्रहण करने वाले, लुईस एसिड यानी कि लुईस अम्ल लोन पेयर ग्रहण करने वाला, लुईस क्षार लोन पेयर देने वाला। अब मुझे बताना, लिगेंड ने जब वापस धातु से इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो कौन सा बॉन्ड बना के, पाई ग्राही, इसलिए इनको पाई अम्ल लिगेंड भी कहा जाता है। पाई अम्ल लिगेंड का मतलब
पाई बॉन्ड बना के वापस से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोन पेयर ले रहे हैं, इसलिए पाई अम्ल लिगेंड यानी को बोला जाता है पाई ग्राही लिगेंड। और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। अब बात आती है वो कौन से एग्जाम्पल है जो सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखें जरा, बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका CO है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनता है वो CO को लेकर के बनता है, लेकिन कुछ और भी है, CO, NO+ एंड CN-। ये जो लिगेंड हमने लिखे हैं ऊपर, और भी लिगेंड लिखे हैं नीचे, ये जो 3 लिगेंड हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनके पास जो वैकेंट है, जो रिक्त कक्षक है, वो ध्यान रखें वो पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इनके पास रिक्त कक्षक है, जिसमें इन कक्षक में ये लिगेंड वापस धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। एक और एग्जांपल लिखा हमने R3P, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस से 3 R जुड़े हुए हैं, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 में से 3 जो है बिजी हैं R के साथ, तो एक लोन पेयर बचा, तो लोन पेयर बचा तो वो तो डोनेट करने के लिए हो गया, तो डोनेट तो करना ही चाहिए, लिगेंड बनेगा नहीं बिना डोनेट किए, तो इसके पास एक लोन पेयर तो है, लेकिन इसके पास रिक्त डी कक्षक भी है। आपको पता है फॉस्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है, और तीसरे आवर्त के तत्वों के पास डी कक्षक खाली रहते हैं, रिक्त डी कक्षक उनके पास होते हैं। तो इस तरह से ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में वापस से लोन पेयर ग्रहण करता है धातु से। तो ये एग्जांपल्स हैं जो इस तरह के, जिसको हम बोल सकते हैं पाई एसिड लिगेंड यानी कि पाई अम्ल लिगेंड, या पाई ग्राही, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहा जाता है, जो सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं। इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या हो जाता है, क्या इफेक्ट आ जाता है, जरा उसको देखें आगे। सबसे पहले तो समझें कि हमने यहाँ क्या किया। हमने एग्जाम्पल लिया है CO का, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है। CO एक लिगेंड आप जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ये है धातु आयन। ये क्या है? धातु है। ये CO है, CO में लोन पेयर था, लोन पेयर इसे डोनेट किया, कौन सा बॉन्ड बना के डोनेट किया? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। सभी इस तरह के करते हैं, सभी एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, सभी लिगेंड। अब यहाँ देखना जरा, हुआ क्या कि जब CO ने धातु को सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के लोन पे डोनेट किया, उसी समय इस धातु ने अपने पास जो भरे हुए कक्षक हैं, ये जिनमें इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, इसी को वापस इस CO के स्टार, पाई स्टार, कौन सा स्टार है? पाई स्टार, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग वापस दे दिया, और ये बॉन्ड कौन सा बना दिया? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इस तरह से सिनर्जिक बॉन्डिंग हमारे पास होती है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग के एग्जांपल्स क्या बनेंगे? फिर ध्यान रखो, उसमें वो लिगेंड प्रेजेंट होना है। जिससे पहले एग्जांपल हमने लिखे हैं उसमें देखो, प्रीवियस एग्जांपल देखें आप पहले तो, कि जैसे हम बात करें सिनर्जिक बॉन्डिंग करने वाले जो एग्जांपल्स हैं वो हैं CO, NO+, CN-। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा होगा, कौन सा कंपाउंड सिनर्जिक बॉन्डिंग कर सकता है, तो बस आपको पहले ही देखना है कि उनमें ये लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए। CO को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे देखो जरा CO का। ये हमने CO का इस तरह से देखा कि पहले तो कार्बन ने अपना लोन पे डोनेट किया, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, सभी ऐसा करते हैं साइमल्टेनियसली। उसी समय ये क्या करता है, धातु आयन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उसके एंटी बॉन्डिंग में प्रोवाइड कराता है, और उससे फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग हम बोलते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे NiCO4, FeCO5, CrCO6, इनकी कुछ एग्जांपल जहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। एक बार फिर से समझे जरा इसी बात को। ये हमने वापस से वो डायग्राम लिया है, ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ने सबसे पहले अपना लोन पे डोनेट किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके। कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ये धातु आयन है, इस धातु आयन के पास पहले से ही क्या थे? भरे हुए कक्षक। धातु के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इस धातु के पास जो भरे हुए कक्षक थे वो इधर वापस से इसने डोनेट कर दिए। कहाँ डोनेट किए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। CO ने उस धातु से लोन पेयर कहाँ ग्रहण किया है? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण किया है। अब जरा सुनो, इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये पाई बॉन्ड बना दिया। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप जानते ही हैं कि इससे परपेंडिकुलर बनता है, ये परपेंडिकुलर आपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। एक बॉन्ड यहाँ पर बीच में सिग्मा भी है। अब एक बात पता है मुझे कि ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपने MOT पढ़ते समय, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते समय, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रम को निकालने का एक फॉर्मूला लिखा होगा, और वो ये था 1/2 NB माइनस NA। क्या ऐसा लिखा है क्या आपने? बंध क्रम का फॉर्मूला लिखा है? ये बता सकते हो आप इसमें ये NB क्या है? जो NB लिखा है
ये एन बी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, यानी कि बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये एन ए क्या है, ये एन ए है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये 1/2। इस तरह से बंद क्रम निकाला जाता है। अब एक बात बताएं मुझे कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, जरा समझना यहाँ पर, बस इतनी ही बात समझने की है कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, ये धातु आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर CO के एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग से CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है? CO जब तक देखो जरा सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हो रही, CO अपने आप में अलग है, तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब हैं, लेकिन हुआ क्या, धातु ने वापस से उसको इलेक्ट्रॉन दिया एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अब मुझे बात बताओ कि अगर हम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाते हैं, ये वाला नंबर बढ़ने लगे, ये संख्या बढ़ने लगे, यानी कि माइनस करने वाली संख्या बढ़ रही है, तो बताओ जरा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा कि ज़्यादा होगा? सोचो जरा, अगर मैं बोलूँ ये वाली संख्या बढ़ रही है तो इस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, ये कम होने लगेगा। ये क्योंकि ये माइनस करने वाला बढ़ेगा तो ये आंसर कम आ जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बंद क्रम कम हो जाएगा। तो जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से CO का बंद क्रम कम हो जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से क्या हो रहा है, CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग में हो क्या रहा है, धातु वापस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है CO को, और CO कहाँ ग्रहण कर रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग में, और पाई एंटी बॉन्डिंग में ग्रहण कर रहा है तो अपना बंद क्रम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस बंद क्रम कम हो जाता है। लेकिन एक और बात जरा देखो, इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, मान लो सिनर्जिक बॉन्डिंग ना हो, तो इस मेटल और इस लिगेंड के बीच में केवल ये एक ही बॉन्ड होगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होती है तो। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो एक बॉन्ड और बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, CO वाले, मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंद क्रम है, वो बढ़ जाता है। जरा ध्यान से देख ले एक बार इसको, क्या बोल दिया मैंने, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डबल हो रहा है। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती नहीं होती तो ये बॉन्ड नहीं होता, अब ये बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंद क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर, वो कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाने से CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक सिंपल सा इफेक्ट निकल के आया। पहले तो समझो सिनर्जिक बॉन्डिंग है क्या। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, लिगेंड है, लिगेंड पहले तो लिगेंड अपना लोन पेयर दे रहा है धातु आयन को, ये तो हुआ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन उसी समय धातु आयन अपने पास जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उनको वापस से डोनेट कर रहा है किसको, लिगेंड को, तो वो जो दोबारा से लिगेंड डोनेट किया वो बना पाई बॉन्ड, यानी कि पहले तो बना सिग्मा फिर बना एक पाई, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बंद क्रम बढ़ गया, तो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, बंद सामर्थ्य बढ़ गई। लेकिन इससे हुआ क्या कि जब धातु ने वापस से इलेक्ट्रॉन दिया CO के एंटी बॉन्डिंग में, तो जो CO का बॉन्ड था वो वीक होने लगा, CO का जो बॉन्ड बंद सामर्थ्य वो कम होने लगी, उसका बंद क्रम कम होने लगा। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से धातु और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक हो जाता है, बंद सामर्थ्य कम हो जाती है। इसी बात को लेकर के हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो जरा इसमें हम आगे देखते हैं कि जब केंद्रीय धातु परमाणु पर ऋणावेश बढ़ता है, अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, कब कब ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक धातु है जिस पर प्लस चार्ज है, एक धातु है जिस पर 0 चार्ज है, एक धातु है जिस पर माइनस चार्ज है। जरा आप खुद ही बताएं कि कोई भी एक लिगेंड हमने कॉमन ले लिया, सभी जगह CO है, लिगेंड जो है वो सभी जगह क्या है, CO आ रहा है। CO जो है कार्बन अपना लोन पेयर इसको भी दे रहा है, वही कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। बस तो सबसे ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन CO की तरफ कब आएंगे, जब मेटल पर खुद पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। यानी कि मेटल अगर धातु अपने ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा तो ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा। तो आप बता सकते हैं कि M+ है, एक M पर 0 चार्ज है, M पर माइनस है, कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेटल पर खुद पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है,
जहां मेटल पर ऋणावेश है, यानी कि सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग यहां पर होगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी मतलब क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि मेटल अपना लोन पेयर दे रहा है, तो मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बना देगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि इसका बंध क्रम कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब केंद्रीय धातु परमाणु पर ऋणावेश बढ़ता है तो केंद्रीय धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो जब खुद के पास ज्यादा होंगे तो ज्यादा डोनेट कर पाएगा, और पश्चाबंधन की मात्रा या पश्चाबंधन भी बढ़ने लगता है, बैक डोनेशन भी बढ़ने लगता है। देखो जरा नेक्स्ट हमने ये लिया ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से CO के रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती। सबसे पहला तो ये कि CO के पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें पाई स्टार वाले जो इलेक्ट्रॉन कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, जिससे क्या होता है, देखो जरा CO का जो बंध क्रम है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो CO की बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बन ऑक्सीजन, एक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का और एक बॉन्ड यहां पर, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध क्रम कम होने लगेगा। जब बंध क्रम कम होता है तो बंध लंबाई क्या होती है, बढ़ती। आप जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और बंध सामर्थ्य क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बंध क्रम कम तो बंध सामर्थ्य भी कम होनी है, एक ही बात है वो तो, बंध क्रम और बंध सामर्थ्य, और बंध लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। हम कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन CO की, हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से CO के बीच का बंध क्रम कम होने लगता है, बंध लंबाई बढ़ने लगती है और बंध सामर्थ्य कम होने लगती है। दूसरा इफेक्ट देखो जरा, मेटल और कार्बन, अब इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अब इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं मेटल कार्बन। मेटल कार्बन का बंध क्रम बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ये कौन सा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बंध क्रम बढ़ेगा। बंध क्रम बढ़ेगा तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बंध क्रम बढ़ेगा तो बंध सामर्थ्य तो बढ़नी ही है। ये इफेक्ट होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का। देखो जरा फिर से एक एग्जाम्पल हमने लिया है, मेटल, मेटल के साथ CO है, कुछ नंबर X लिखा है, चार्ज प्लस है, इधर MCOX और चार्ज 0 है, MCOX और चार्ज -1 है। यानी कि देखो हम इसका मेटल पर चार्ज निकालें, कैसे निकालना है चार्ज, वही ऑक्सीडेशन पर निकालना है। ये X ले लिया, CO का चार्ज आपको पता होना चाहिए 0 इक्वल टू, यहाँ पर चार्ज आ रहा है +1 तो हमने +1 लिख दिया, तो X इक्वल टू कितना आ गया, +1। यानी कि यहाँ पर M पर चार्ज कितना है, +1 है। क्या इसका चार्ज बता सकते हो M का, भाई जब पूरे पे चार्ज 0 आ रहा है, CO का कोई चार्ज होता नहीं, ये 0 होता है तो मेटल भी 0 है, तो यहाँ पर मेटल 0 है और यहाँ मेटल -1 है। वापस से वही, एक M+1 है, एक M पर 0 है, एक M पर माइनस है। बता सकते हो मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ होगी, जहाँ पर माइनस है। जब हम बाएं से दाएं, हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर ऋणावेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यहाँ प्लस है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जा रहे हैं तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग की मात्रा बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, CO का जो बंध क्रम है, CO की बात कर रहे हैं हम, कार्बन ऑक्सीजन की बात, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो CO का बंध क्रम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए इन तीनों एग्जाम्पल में वो कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें सबसे CO का बंध सबसे ज़्यादा, बंध सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है, इन तीनों में से वो कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें CO के बीच का बंध सामर्थ्य सर्वाधिक है। तो बंध सामर्थ्य सर्वाधिक वहाँ होगा जहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत कम हो रही होगी, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो उसका बंध क्रम जो है वो कम नहीं हो पाएगा उतना, तो ये बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगी। यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ पर अधिकतम, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा तो CO का बंध क्रम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है CO के बीच का बंध क्रम कम होता है, बंध लंबाई बढ़ती है, बंध सामर्थ्य कम होती जाती है। दूसरा इफेक्ट वही मेटल कार्बन के लिए सेम, मेटल और कार्बन की बात करें, धातु और कार्बन के बीच में बात करें तो ये बंध क्रम बढ़ेगा, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो बंध क्रम यहाँ पर बढ़ेगा, बंध लंबाई कम हो जाएगी और बंध सामर्थ्य बढ़ेगी। एक क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड, जरा देखें क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन आप सॉल्व करें, फिर बताता हूँ मैं कि कैसा होगा। देखो जरा इसमें आपको CO की जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी बंध लंबाई दी हुई है 1.128 एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछा गया है FeCl5, ये कॉम्प्लेक्स है कोई,
इसमें CO जो बंध है उसकी बंध लंबाई कितनी हो सकती है, कितनी होगी। CO एक इंडिविजुअल मतलब कोई सिनर्जी मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, CO एक अलग अपना मॉलिक्यूल है, उसमें बंध लंबाई आपको दे रखी है 1.128। लेकिन इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अब Fe की से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा और उसे एनर्जिक बॉन्डिंग होगी, तो आपको बताना है कि बंध लंबाई क्या हो जाएगी। तो जरा देखो, मुझे बताना यहाँ पर क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। मेटल अपना लोन पेयर देगा, यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से Fe की तरफ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर हुई। Fe की तरफ से आयरन की तरफ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, CO के एंटी बॉन्डिंग में। जैसे CO के एंटी बॉन्डिंग में गए, CO का क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। किसका बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, CO इस बंध की बात कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध क्रम कम हो गया। अगर बंध क्रम कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई बढ़ जाएगी। यानी कि जब ये बंध लंबाई थी इससे ज़्यादा बंध लंबाई आएगी। अब इससे ज़्यादा बंध लंबाई जरा देखें आप, इसमें ऑप्शन में कोई फिक्स आपको है नहीं, कोई याद करना नहीं है। इसमें 1.128 से जो ज़्यादा डेटा है वही आपका आंसर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। तो ये आंसर 3 है, 1.198। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक को जरा देखें क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है प्रबलतम CO बंध सामर्थ्य आपसे पूछा गया है। प्रबलतम बंध सामर्थ्य यानी कि CO का बंध सामर्थ्य आपसे पूछा है, CrCO6 प्लस, और इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है। कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आप ये देखें, आपको ये पूछा है कि कहाँ पर CO बंध सबसे प्रबलतम है, सामर्थ्य सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक सामर्थ्य देखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसमें +1। दूसरे वाले में वेनेडियम है -1, और Fe जो है वो है +1, FeCO5, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, Fe के ऊपर 0 चार्ज है। तो इस तरह से हमने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, और इसके अंदर आपको बताना है कि कहाँ पर सर्वाधिक जो है बंध सामर्थ्य होगी। अब बंध सामर्थ्य सर्वाधिक तभी हो सकती है जब सिनर्जिक बॉन्डिंग मिनिमम हो। देखो जरा, मेटल समझना, कार्बन ऑक्सीजन, हमें चाहिए ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होने के लिए सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा हुई तो ये बंध वीक हो जाएगा, बंध दुर्बल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बंध प्रबल रहे, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होनी चाहिए। यानी कि हमारा आंसर वहां जाएगा जहां सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो। सिनर्जिक बॉन्डिंग मिनिमम होनी चाहिए। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग मिनिमम कहाँ होगी, जहां मेटल पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम तो इधर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं गए तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रह जाएगा। तो जरा देखें कि मेटल पर कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज में भी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बता सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, और वो फर्स्ट ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। ये देखो जरा, रिंग की संख्या निकालना। कंपाउंड में कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोई संकुल यौगिक दे रखा है, आपसे पूछा गया इसमें रिंग कितनी बन रही है, वलय कितनी बन रही है, ऑक्सीकरण अंक, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बीच बीच में कई बार आ चुका है, ये वही चीज़ें हैं। ना देखो, जैसे आपसे पूछा जाए वलय की संख्या, तो वलय की संख्या निकालने के लिए आपको दंतुकता पता होनी चाहिए लिगेंड की। दंतुकता में से 1 माइनस कर देंगे तो वलय की संख्या आ जाएगी। जैसे आपने इथाइलिन डायमीन की बात करूँ मैं, इथाइलिन डायमीन ये कंपाउंड है, CH2 NH2 और इधर NH2। इसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, ये कोई धातु आयन है। बता सकते हो कि जो इथाइलिन डायमीन लिखा है ये इसकी दंतुकता कितनी, 2 है। 2 दंतुकता मतलब ये वाला नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये रिंग बन गई। तो कितनी रिंग बन गई, 1, यानी कि दंतुकता 2 तो रिंग कितनी बन रही, 1, तो दंतुकता -1, ये रिंग बन जाएगी। मान लीजिए कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड है, आप जानते हैं EDT है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, 6 लोन पे डोनेट करता है, ये अकेला ही 6 लोन पे डोनेट कर रहा है, तो रिंग कितनी बना रहा होगा, 5 रिंग बना रहा होगा। तो इस तरह से रिंग की संख्या हम निकालते हैं कंपाउंड को देख के। समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम आगे बार CN से लिखेंगे, CN। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने उपसंयोजक बंध बने हुए हैं।
लोन पेयर कितने दिए, जितने लोन पेयर देंगे उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये भी सिंपल सी बात हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या निकाल लो तो समन्वय संख्या आ जाएगी। अब ये लिगेंड्स हम पता करते हैं, जैसे EN इथाइलिन डाइमीन 2 लोन पेयर देता है तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। EDTA 6 लोन पेयर देता है तो ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं किसी कंपाउंड में ये पता कर ले। उसके बाद ऑक्सीकरण अंक, ये हम कई बार निकाल चुके हैं ऑक्सीकरण अंक। देखो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझे। K4FeCN6 सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन CMI आयरन। आपको इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वही प्लस पोटेशियम +1, 4 पोटेशियम है तो +4। फिर आ गया Fe को आपने लिख दिया X, फाइंड करना है। साइनाइड का चार्ज पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला कि लिगेंड का चार्ज आपको याद होना चाहिए। एक साइनाइड का -1, 6 साइनाइड है तो -6 = 0। सारे कंपाउंड सभी का चार्ज लिख दिया तो इक्वल टू क्या लिखना है 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +2, यानी कि यहाँ पर जो Fe आपके पास प्रेजेंट है आयरन वो +2 स्टेट में है। तो ऑक्सीजन नंबर +2 हो गया। CN आप जानते हैं साइनाइड पर चार्ज -1 होता है और ये एक दंतुक लिगेंड है, मतलब मोनोडेंटेड है, एक ही लोन पर डोनेट करेगा। तो बताओ जरा, एक CN अगर एक लोन पे डोनेट कर रहा है तो 6 CN कितने लोन पे दे रहे हैं, 6, यानी कि ये आयरन 6 लोन पेयर यहाँ से ले रहा है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएगी 6। देखो एक लोन पेयर देने वाला है CN और 6 CN जुड़े हुए हैं तो समन्वय संख्या 6 आ गई। वलय की संख्या मुझे बताओ जरा, ये Fe है और ये साइनाइड है, इसने लोन पेयर दिया, 6 साइनाइड बने हुए हैं, इस तरह से अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। और भी कई सारे हम बना सकते हैं। तो क्या कोई वलय बन रही है, नहीं, कोई रिंग नहीं बन रही है, तो रिंग की संख्या कितनी हो जाएगी 0। जरा दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, COEN3Cl3, ये EN है, ध्यान रखना, इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन इस तरह से, ये देखो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट, पहले तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर निकाल लें जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, +3 आ जाएगा। कोबाल्ट यहाँ +3 में है और इससे जुड़ा हुआ है इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन होता है CH2 और ये NH2 और इधर भी NH2। इसने लोन पे ये डोनेट किया, इसने लोन पे डोनेट किया, इस तरह से ये इथाइलिन डाइमीन, तो रिंग बन गई एक। लेकिन इथाइलिन डाइमीन 3 है तो इसी तरह से और भी इथाइलिन डाइमीन होंगे, CH2 NH2 और ये N। मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिख दिया कि नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो एक रिंग ये बन गई, दूसरी रिंग ये बन गई। अब ऐसा एक और है भी इथाइलिन डाइमीन, ये CH2 ये NH2 ये NH2, ये नाइट्रोजन भी लोन पे डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो एक और रिंग बन जाएगी 3। तो इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो जरा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए आप खुद काउंट कर सकते हैं। एक EN से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, उपसर्जक बंद, 3 से कितने बन जाएंगे 6। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देखें जरा, Cu डाइईन होल ट्वाइस, इथाइलिन, ये जो है डाइईन, ध्यान रखें, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, यानी कि ट्राइअमीन का मतलब ये ट्राइडेंटेड लिगेंड। कैसा है अब, ट्राइडेंटेड लिगेंड, यानी कि 3 लोन पेयर देगा। अब ये एक डाइईन 3 लोन पेयर दे रहा है, ये 2 हैं तो 6 लोन पेयर मिल रहे हैं, यानी कि कॉपर को यहाँ पर कितने लोन पेयर मिल रहे हैं 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिर्फ इतना ही पता करना है कि कितने लोन पेयर मिल रहे हैं। अब कितने लोन पेयर मिल रहे हैं इसके लिए दंतुकता पता होनी चाहिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं वलय की संख्या। देखो जरा, डाइईन है, डाइईन होता है ट्राइडेंटेड, यानी कि 3 लोन पेयर दिए, 3 लोन पेयर दिए तो कितनी रिंग बनाएगा 2 रिंग बनाएगा। अब ये 2 है, एक डाइईन से बन रही है 2 रिंग और एक और डाइईन है तो 2 रिंग और बन रही है। रिंग की संख्या कितनी हो जाएगी 4। इस तरह से आप रिंग की संख्या निकाल सकते हैं कंपाउंड में।